सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम देखने वाला आप लोगों का बहुत सा कमेंट आ रहा था कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाला है उसका तैयारी कराया जाए। सो आज की इस वीडियो में हम लेकर के आएगा जो आपका सभी क्लास का होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा। उसमें हम लोग क्लास 10 का विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपका बहुत सा क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारा का सारा क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जेईई बोर्ड के अनुसार, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपका एक क्वेश्चन जो है जो चैप्टर से आना है एग्जाम में अर्धवार्षिक परीक्षा में, उसी चैप्टर से लिया गया है सारे के सारे क्वेश्चन को। और आपका यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों शेयर भी कर देना। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए डेली लाया जाएगा, जो कि आपका फाइनल एग्जाम का और अर्धवार्षिक परीक्षा का भी तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। अब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। तो हम लोग देखेंगे टोटल 16 प्रश्न को देखने वाला, जो कि आपका 10 ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, फिर 2 देखेंगे हम लोग 2 नंबर का, और फिर देखेंगे हम लोग 2 3 नंबर का, फिर देखेंगे 2 हम लोग 5 नंबर का। तो हम लोग टोटल 16 प्रश्न को देखने वाले। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। तो सबसे पहला प्रश्न आपका चूना पानी दूधिया क्यों हो जाता है, यानी कि चूना पानी जो दूधिया है क्यों हो जाता है। तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हो। आपका ऑप्शन से आपके पास CO2 बनाने से, या फिर CaCO3 बनाने से, या फिर H2 बनाने से, या फिर O2 बनाने से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आप लोग याद रखना कि CaCO3 बनाने से हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बनाने से क्या होता है, चूना पानी जो है दूधिया हो जाता है, ठीक है। और मैं आप लोगों का क्वेश्चन सब्जेक्टिव जो है आपका वो पूरा का पूरा आप लोग ऐसा समझा दूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप लोग आसानी से उस चीज़ को लिख पाओगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आप लोगों को काफ़ी इस चीज़ में क्लियर होने वाला है, आप लोग समझ भी जाओगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है, यानी प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन करने का माध्यम है मतलब है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है, जैसे कि आप मान लो पानी है और आप लोग बाहर से आप लोग इसमें लाइट मारोगे तो क्या होगा, सीधे प्रकाश नहीं जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुड़ जाएगा। तो जो मुड़ता है इसी को अपवर्तन बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो ऑप्शन से आपके पास प्रकाश की गति एक माध्यम से दूसरी में बदलने पर, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो इसका जो राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश एक की गति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो बदल जाता है, उसी के कारण क्या होता है, बदलने के कारण ये क्या होता है, प्रकाश अपवर्तन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। उम्मीद करता है आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका HCl का pH मान लगभग कितना होता है। HCl जो आपका है, HCl क्या है, आपका परबल अम्ल है। परबल अम्ल करने का क्या मतलब है कि आपका परबल अम्ल करने का मतलब कि लगभग इसका जो pH मान होगा 1 के लगभग होगा, यानी कि 7 से कम होगा और लगभग 1 के नज़दीक होगा इसका pH मान। इसी वजह से क्या होता है, परबल अम्ल होता है HCl। तो इसका जो pH मान होता है आपका 1 हो जाता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। पूरे इसका 1 होता है pH मान। सो जिसके कारण क्या होता है, अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है, यानी कि अम्ल में ज़्यादा शक्तिशाली अम्ल होता है। नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका मानव नेत्र के किस भाग पर प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक होता है, यानी कि किस भाग पर जो है मानव नेत्र के प्रकाश का जो अपवर्तन है वो सबसे अधिक होता है, यानी कि प्रकाश जो है क्या विचलित हो जाता है, क्या होता है, विचलित हो जाता है, यानी कि सीधे जाता है या क्या मुड़ जाता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है ये पर पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके पास लेंस में होता है, कॉर्निया में होता है, पुतली में होता है, या फिर रेटिना में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉर्निया में आपका क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन सबसे ज़्यादा होता है आँख के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सो आपका क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की SI मात्रा क्या है। तो विद्युत धारा की SI मात्रा की बात की जाए तो क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तब लोग इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तब लोग ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि इस PDF को आप लोग ले पाओ, अगर आप लोग PDF भी चाहते हो ये वाला, तो आप लोग को टेलीग्राम को फॉलो करना, ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, PDF आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और शरीर की गतियों का समन्वय करता है। कौन सा भाग संतुलन और शरीर की गतियों का समन्वय करता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास मेडुला, सेरेबेलम, या फिर सीरेब्रलम, और क्या है, मिड ब्रेन है। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेरेबेलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो संतुलन और शरीर के गतियों का जो समन्वय करता है वो कौन करता है, सेरेबेलम करता है, ठीक है, सेरेबेलम करता है। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका पौधों में
जल का परिवहन होता है, यानी कि पौधे में जल का परिवहन कैसे होता है? ऑप्शन आपके पास फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, दोनों से या फिर प्रतिवत से। तो मैं आपका इस चीज़ का ट्रिक बता दे रहा हूँ। फ्लोएम यानी कि जाइलम यानी कि जल से आप लोग को क्या रखना है कि जल का परिवहन करेगा, ठीक है। जाइलम जल है ना, ऐसे हो रहा है ना। तो इस चीज़ से आप लोग को रखना है कि जल का परिवहन करेगा कौन? जाइलम करेगा। फ्लोएम यानी कि फूड, फ्लोएम यानी कि फूड, फर्स्ट से आपका फूड हो जाता है, तो ये आप क्या करेगा? भोजन का परिवहन करेगा। क्या करेगा? भोजन का परिवहन करेगा। तो लोग याद रखना, हम लोग को पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में पौधों में जल का परिवहन, तो जल का जो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम द्वारा, ठीक है। तो जाइलम द्वारा क्या होता है? जल का परिवहन होता है। आप लोग इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका साबुन किस प्रकार की यौगिक है? साबुन जो है यौगिक है, किस प्रकार की यौगिक है? ये लवण है, अम्ल है, या फिर क्षारक है, फिर अम्लीय लवण है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लवण है। क्या है? साबुन जो है आपका लवण हो जाएगा, ठीक है, साल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका यदि वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? कि उत्तल दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को रखोगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आप लोग को याद होगा, तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आभासी और सीधा बनता है। किसके सामने? उत्तल दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को रखोगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका विद्युत परिपथ की सही मात्रक क्या? तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। विद्युत परिपथ की सही मात्रक पूछ रहा है। विद्युत प्रतिरोध कैसा है? मतलब प्रतिरोध कैसा है? मतलब आपका ओम हो जाता है। क्या होता है? ओम हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, जो कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर का देखने वाला है, ठीक है। सो अभी तक वीडियो को लाइक करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को डेली आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और आपका मंथली टेस्ट और आपका डेली न्यूज़ कुछ भी इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपका और अगर फाइनल एग्जाम बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी मदद इस चैनल से मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल वाले आइकन भी प्रेस करना। तो 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है आपका अम्ल और क्षारक में अंतर लिखिए। अम्ल और क्षारक में क्या लिखना है? अंतर लिखना है, ठीक है। तो 2 नंबर के लिए है, तो हम लोग 2 बिंदु यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं अम्ल और क्षारक में अंतर। तो अम्ल आपका क्या होता है? 2 नंबर में पूछा, इसलिए हम लोग छोटे छोटे आंसर को ही देखेंगे। अम्ल क्या होता है? खट्टे स्वाद होते हैं। कैसा होता है? अम्ल का जो होता है खट्टे स्वाद होता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या? नीले लिटमस को क्या करता है? लाल करता है। आप लोग लिटमस वाले बात को जरूर लिखना है, ठीक है। जब आप लोग को अम्ल का परिभाषा पूछे, अंतर पूछे अम्ल क्षारक के बाद, लिटमस वाला बात को जरूर लिखना है, क्योंकि अम्ल जो है क्या कर देता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षारक जो है नीले लिटमस को लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद रखना। और क्षारक का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? कड़वा होता है, ठीक है। तो ये आपका दोनों के बीच अंतर हो गया है। और अगर इसमें अगर आप उदाहरण इसमें जैसे आप लोग ऐड कर दोगे यहाँ पे, तो और भी ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। जो एग्जामिनर चेक करेगा और भी ज़्यादा आपको खुश होकर के नंबर देगा। हमें अम्ल के उदाहरण की बात की जाए तो हम लोगों ने ऊपर देखा एक HCl हो जाएगा, ठीक है। HCl हो जाएगा। आप लोग लिख सकते हो लिख सकते हो आप लोग H2SO4, यानी कि जो आपका तेजाब होता है आपको बैटरियों में भरा जाता है, वो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे अम्ल हो जाएंगे, ठीक है। और क्षारक की बात कीजिए, क्षारक आप लोग लिख सकते हो NaOH लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? NaOH लिख सकते हो। ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो, इसमें क्या क्षारक में दे सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम लिखिए, यानी कि प्रकाश के जो परावर्तन के केवल कितने नियम हैं? 2 नियम ही हैं। तो दोनों नियम को यहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है। तो पहला नियम आपका होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चन है आपका किसमें पिछला बार इसी जो आपका जो हुआ था मंथली टेस्ट हुआ था 5 को है ना, 4 को जो हुआ था आपका विज्ञान का क्लास 10 का, तो उसमें पूछा गया था, इस चीज़ को पूछा गया था प्रकाश के परिवर्तन के नियम को। तो इस चीज़ को यहाँ पे देख लो ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग का बार बार पूछा जाता है। तो पहला आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होता है? एक ही समतल में होता है। तो इस चीज़ को बोलना क्या चाहता है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया? मान लो कोई सतह है, कोई क्या है? सतह है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? कोई प्रकाश यहाँ पे आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? इसको आपतित किरण बोलेंगे। कोई प्रकाश अगर आ रहा है तो इसको आपतित किरण बोलेंगे। और क्या हुआ? यहाँ से जब टकराएगा तो किसी इसी दिशा में आप लोग क्या होगा? घूम जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से आ रहा है तो क्या हो जाएगा? इसी दिशा में घूम जाएगा। ये घूरा यहाँ पे घूम के जो यहाँ पे टकरा कर गया, इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। और अभिलंब एक ही समतल में होते हैं, यानी कि अभिलंब करने का मतलब दोनों के बीचों बीच आप लोगों को एक लाइन देना है। क्या देना है? एक लाइन देना है, ठीक है। तो क्या होता है? तीनों क्या है? एक ही समतल में होते हैं। एक ही समतल की जगह एक ही तल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक ही तल में है ना, तो इसी को यहाँ पे पहला नियम यही बोलता है। और यहाँ पे दूसरा नियम बोलता है आपका जो आपका आपतन कोण, यानी कि जो आपतित किरण और आपका अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। और आपका जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। तो क्या होता है आपका
आपका जो आपतित कोण है, आपतन कोण है और आपका परावर्तन कोण है, क्या होता है दोनों के दोनों क्या होता है बराबर होता है, यानी कि इस एक कोण आपका इस कोण के बराबर होगा। तो यही आपका नियम नंबर 2 बोलता है किसका, प्रकाश के परावर्तन को। तो आई होप आप लोगों को समझ में दोनों के दोनों नियम आ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। सो तीन अंक वाले हम लोग आप क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की बात की जा रही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की बात की जा रही है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH की बात की जा रही है, यानी कि क्या है आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है के बीच अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए, यानी कि क्या करना है दोनों के बीच अभिक्रिया कराना है और दोनों को संतुलित करना है, इस अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच की प्रतिक्रिया। ठीक है, तो संतुलित समीकरण इससे क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करना था HCl प्लस NaOH। HCl जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है आपका, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH होता है, दोनों के बीच क्या किया जाएगा अभिक्रिया कराया गया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा Na जुड़ जाएगा यहाँ पे Cl के साथ, तो आपका NaCl यानी कि नमक बना देगा और H2O बाहर निकलेगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया संतुलित समीकरण हो गया, यहाँ पे संतुलित समीकरण कर दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद अभिक्रिया के प्रकार भी पूछा गया था हमसे, तो अभिक्रिया के प्रकार भी बताइए बोला था। तो अभिक्रिया के प्रकार क्या हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा, क्योंकि प्रबल अम्ल यहाँ पे मिल रहा है प्रबल क्षार के साथ, तो क्या हो जाएगा उदासीन दोनों कर देगा, अम्ल और क्षार मिलकर क्या कर देता है उदासीन कर देता है। आप लोग इस चीज़ को भी अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग को समझ में आएगा। तो समझ में आ गया तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपका डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दिया गया, उसे भी फॉलो जरूर कर देना। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। सो क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है आपका ये सारा का सारा जो क्वेश्चन कराया जाएगा आपको बस इतना ही करना है। मैं आपको जितना क्वेश्चन कराऊंगा उतना करके जाते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 बोलता है आपका हमारे मस्तिष्क को सेरिबेलम भाग किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क का जो सेरिबेलम भाग है वो किस प्रकार से कार्य करता है, आपको क्या करना है समझाना है। ठीक है, तो यह मस्तिष्क का वह भाग है, यानी कि यह मस्तिष्क का वह भाग है जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है जो शरीर का क्या करता है संतुलन बनाए रखता है, मस्तिष्क का भाग है ना। यह मांसपेशियों की गति और गतिविधियों को नियंत्रित करता है। क्या करता है मांसपेशी जो हमारा है ना उसको गति को और इसके गतिविधियों को क्या करता है नियंत्रित करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आता है बोलता है आपका कार्य पूछा था, कार्य भी, तो यहाँ पे कार्य बोलता है चलना दौड़ना साइकिल चलाना आदि में सही संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि जब आप लोग साइकिल चलाते हो लोग ना इधर गिरते हो ना आप लोग दाएं गिरते हो ना आप लोग बाएं गिरते हो, तो इसका क्या कारण है आपका जो आपका सेरिबेलम है आपका संतुलन बनाए रखने में उसमें क्या करता है सहायता करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता है आप लोगों को समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं जो 5 अंक का होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है आपका मानव नेत्र का चित्र बनाकर उसके मुख्य भागों का नाम लिखिए। यानी कि मानव नेत्र का क्या करना चित्र बनाना है उसके मुख्य भागों का नाम लिखना है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। ठीक है, अगर काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग बार एग्जाम में पूछा जाता है तो लोग इस चीज़ को अच्छे से कर लेना। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ किसी 2 भागों के कार्यों का नाम समझाना है। ठीक है, तो उसमें से कोई 2 भाग को उठाना है उसे कार्यों को समझा देना है। तो हम लोग देख लेते हैं इसके आंसर को। तो मानव नेत्र का यहाँ पर लिखा गया आपका मानव नेत्र का चित्र और उसके भागों का वर्णन इस प्रकार है। ठीक है, तो मानव नेत्र का हम लोग सबसे पहले चित्र को देख लेते हैं। मानव नेत्र का चित्र कुछ इस तरीके से होता है, तो इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग प्रैक्टिस करने से उसको बनाने सीख जाना है आप लोगों को, तभी आप लोगों का काम चलेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। तो लोग का ये जो होता है आपका पक्ष मार्ग भी पेशी होता है, आप लोग को सारा का सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया था। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप लोग क्या करना अपने छापने का प्रयास करना खुद से इस चीज़ को। आप लोग क्या करना इसको नामांकित करने का भी प्रयास करना कि सारे के सारे भाग को नाम भी लिखना है। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को अच्छे से याद रखना, काफ़ी आप लोगों का अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका मानव नेत्र एक जटिल अंग है। क्या है मानव नेत्र एक जटिल अंग है जो देखने में मदद करता है। क्या करता है जो देखने में हमारा मदद करता है, कौन मानव नेत्र है। उसके मुख्य भाग इस प्रकार, उसके मुख्य भाग को हम लोग को वर्णन करना था, फिर वर्णन करके इसके पीछे 2 भागों के कार्यों को लिखना था, कार्यविधि को लिखना था। तो कोर्निया के सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। कोर्निया आपका क्या होता है, यह श्वेत पटल का पारदर्शी उभरा हुआ भाग है जो प्रकाश को आँख में प्रवेश करने देता है। ये क्या करना चाहता है मैं बता रहा हूँ। कोर्निया जब क्या होता है जब आपका आँख जो होता है ना, आँख में आपका जो व्हाइट जो भाग होता है ना, व्हाइट जो भाग होता है जो ब्लैक के अगल बगल जो आपका व्हाइट जो भाग होता है वो इसी को क्या बोला जाता है कोर्निया बोला जाता है। आप लोग इस चीज़ से आप लोग याद रखना। यह श्वेत पटल का एक पारदर्शी जो कि क्या होता है पारदर्शी भाग होता है, यानी कि उसके आर पर देखा जा सकता है, जिसके कारण हमारा क्या करता है आइरिस जो है आर पर देख पाता है। उभरा हुआ भाग है जो प्रकाश को आँख में प्रवेश करने देता है, जिसके कारण क्या होता है हमारे आँख के अंदर प्रकाश जो है प्रवेश करता है, जो कि क्या होता है पारदर्शी होता है, जिसके कारण है ना। आइरिस बोल रहा है आपका, आइरिस आपका बोलता है यह आँख का रंगीन भाग होता है, यानी कि जो आपका आँख का जो कलर होता है ना 3 कलर होता है आप लोगों का आँख का। एक होता है पहला ब्लैक होता है और दूसरा होता है आपका
दूसरा आपका ब्लू होता है, ब्लैक का ब्लू होता है, और तीसरा होता है ब्राउन होता है। तो BBB को आप लोग याद रखना, ब्लैक ब्लू ब्राउन, ठीक है। तो आँख का कलर होता है आपका कौन सा कलर है आप लोग कमेंट में जरूर बताना। ज़्यादातर का आप लोग का ब्लैक ही होता है ना, तो मेरा भी ब्लैक ही है। आइरिस बोलता है आपका यह भाग यह का रंगीन भाग होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो रंगीन भाग वही होता है जो मैंने आप लोग को बताया। पुतली बोलता है आपका यह आइरिस के बीच में एक छिद्र है, यानी कि क्या है, आइरिस के बीच में एक छिद्र है जो प्रकाश को आँख में प्रवेश करने देता है। यानी कि जो अंदर होता है आइरिस के बीच में क्या छिद्र है जो प्रकाश को आँख में प्रवेश करने देता है। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। आप उसके बाद आपका कहता है लेंस आपका क्या बोलता है, आपका 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग का हमेशा है, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन, आप लोग इस चीज़ को अच्छे से याद कर सकते हो, है ना। लेंस आपका बोलता है यह पुतली के पीछे स्थित एक पारदर्शी संरचना है। क्या पुतली के पीछे स्थित एक पारदर्शी संरचना, क्या ये भी पारदर्शी संरचना, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखना, जो प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है। जो क्या करता है, प्रकाश को क्या करता है, तो प्रकाश को क्या करता है, रेटिना पर केंद्रित करता है। मान लो आपका आँख का लेंस हो गया, ठीक है। तो क्या करेगा, प्रकाश जब का आ रहा है, प्रकाश को क्या करेगा, रेटिना मान लो यहाँ पे है, तो रेटिना पे क्या करता है, हमें क्या करता है, केंद्रित कर देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, इसको केंद्रित कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या काम होता है, लेंस का काम होता है। उसके बाद अब कहता है रेटिना पर बोलता है यह आँख के पीछे की सतह, यह आँख के पीछे की सतह है जो प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलती है। क्या करता है, प्रकाश को जो है विद्युत संकेतों में बदलता है, कौन, रेटिना बदलता है। उसके बाद अब कहता है ऑप्टिक तंत्रिका, ठीक है। तो आपका बोलता है भाई यह रेटिना से मस्तिष्क तक विद्युत संकेतों को ले जाती है, तो विद्युत संकेतों को ले जाती है। तो आप लोग का 10 का जो सिलेबस है उसमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग हटा भी सकते हो, आप लोग डायरेक्ट यहाँ से देखो, जलीय द्रव्य आपका है 10th में आपका जलीय द्रव्य था, इसको आप लोग देख लेना। यह कॉर्निया और लेंस के बीच का द्रव है, यानी यह कॉर्निया और लेंस के बीच का द्रव है। तो क्या बोलना चाहता है, कच्चा जलीय द्रव क्या होता है, तो हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग कचाप द्रव, तो दोनों को हम लोग साथ में समझते हैं कि क्या है, ठीक है। यह लेंस और रेटिना के बीच का द्रव है, क्या है, लेंस और रेटिना के बीच का द्रव है। अभी एक क्या है, कॉर्निया और लेंस के बीच का द्रव है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका द्रव है यहाँ पे भरा हुआ है, ये जो आपका द्रव भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आपका जो द्रव है ये इसी को क्या बोला जाता है, कचाप द्रव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कचाप द्रव बोला जाता है। और यहाँ पे जब का द्रव है, यहाँ पे जब का द्रव भरा हुआ है, इस चीज़ को आपका बोला जाता है जलीय द्रव बोला जाता है, इस चीज़ को, है ना। और आपका एक चीज़ और नेत्रोध भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। तब लोग इस चीज़ को याद रखना, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग दे देते हैं किन्हीं, यहाँ पे बोला था आपका क्वेश्चन, आपका बोला था आपका किन्हीं 2 भाव के कार्य को समझाना है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को आप लोग देख लेते हैं। हम लोग सारा का सारा चीज़ को वर्णन कर लिया प्रत्येक भाग को, तो हम लोग 2 भागों के कार्य को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कॉर्निया का। आप लोग इस चीज़ में से इसमें आपका कोई भी 2 आप लोग उठा करके इसका कार्य को बता सकते हो, ठीक है। तो हम लोग कॉर्निया को देखने वाले हैं और आइरिस को देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्निया बोलता है, कॉर्निया आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपरिवर्तित करता है। क्या करता है, अपरिवर्तित करता है, जिससे प्रकाश रेटिना पर केंद्रित हो जाता है। क्या होता है, रेटिना पर क्या होता है, केंद्रित हो जाता है, जो मैंने आप लोगों को बता रखा है। यह आँख की बाहरी परत है, क्या, यह आँख की बाहरी परत है जो इसे बाहरी क्षति से भी बचाता है, जो इसे यानी कि आँख को बाहरी क्षति से भी बचाता है, कौन, कॉर्निया बचाता है। ये आपका कार्य विधि है कॉर्निया का। नेक्स्ट आपका आता है आइरिस और पुतली, ठीक है, पुतली। आपका ये बोलता है आपका आइरिस आँख का रंगीन भाग है और पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। जो आपका पुतली होता है ना, उसके क्या करता है, आकार को नियंत्रित करता है, कौन, आइरिस, ठीक है। नेक्स्ट आप कहता है आइरिस मांसपेशियों से बना होता है। किससे, आइरिस जो आपका मांसपेशियों से बना होता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करते हैं। क्या करते हैं, पुतली को आकार को समायोजित करते हैं, जिससे आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। क्या होता है, आँख में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा जो है वह क्या होती है, नियंत्रित होती है। तेज रोशनी में पुतली छोटी हो जाती है। क्या, तेज जो आपका रोशनी होता है, जहाँ पे होता है वहाँ पर क्या होता है, पुतली जो आपका छोटी हो जाता है, इस प्रकार से उसका आकृति होता है वो छोटी हो जाता है। कम रोशनी में क्या होता है, पुतली का आकार जो है बड़ा हो जाता है। अगर लोग देखोगे, ध्यान दोगे, पुतली का आकार जो बड़ा होता है। अब लोग जब अंधेरे में जाते हो, आँख जो है आपका अचानक से अपने आप ही क्या होता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा आप लोग आँख करके देखने लगते हो जब अंधेरे में होते हो। और जब आप लोग लाइट में होते हो, आप लोग क्या करते हो, आँख को बंद करने की कोशिश करते हो। क्या होता है, पुतली का आकार जो है उसमें घट जाता है लाइट की उपस्थिति में। तो उम्मीद करता है आप लोग को समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है आपका विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जो है क्या होता है, आपको बताना है। इसके 2 उदाहरण सहित समझाइए। इसके कारण है 2 उदाहरण सहित समझाना है और इससे संबंधित कोई एक गतिविधि समझाइए। इससे संबंधित कोई एक गतिविधि को समझाना है। उत्तर हम लोग दे लेते हैं। सबसे
बाद हम लोग देखेंगे कि उस विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है क्या। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का क्या बोलता है, जब किसी चालक में, देखिए कोई मान लो चालक है, यहाँ पे कोई मान लो चालक है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, हम लोग क्या कर दिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दिए, ठीक है, होती है, तो ये गर्म हो जाती है। क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्या होता है आपका, गर्म हो जाता है। क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्या होता है, इसी को क्या होता है, गर्म जो हो रहा है उसी को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। तो उसके बाद हम लोग दो उपयोग भी देखना था, दो उपयोग के देखना था यहाँ पे, ठीक है, दो उपयोग को उदाहरण सहित बताना था। इससे संबंधित हम लोग कोई एक गतिविधि से भी समझेंगे, ठीक है। दो उपयोग हम लोग देख रहे थे, हीटर और गीजर में पानी गर्म करने के लिए, ठीक है। तो हीटर में आप लोग हीटर आप लोगों ने देखा होगा, और गीजर में आप लोग देखते होंगे पानी गर्म किया जाता है। तो यहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव को यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आप कहता है इलेक्ट्रिक इस्त्री में कपड़े प्रेस करने के लिए, यानी कि जो प्रेस होता है कपड़ा जिससे ना, उसमें भी किसका प्रयोग होता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग होता है, जिसके कारण वो गर्म हो जाता है और हम लोग प्रेस कर पाते हैं। एक गतिविधि को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, निक्रोम तार को बैटरी से जोड़कर कुछ समय तक धारा प्रवाहित करने पर वह गर्म होकर लाल चमकने लगता है। क्या करता है, लाल चमकने लगता है, ठीक है। यह ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण है। क्या, किसका उदाहरण, ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण, यानी कि बोल क्या रहा है, निक्रोम तार को बैटरी से जोड़कर जब कुछ समय तक धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो वो गर्म होकर क्या होता है, लाल हो जाता है, चमकने लगता है, लाल होकर, ठीक है। तो इसी का किस कारण से होता है, यह ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण है। क्या ऊष्मीय प्रभाव के कारण होता है। तो यही था आप लोगों का 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा और फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो, और अपने सारे दोस्तों के इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और इस वीडियो PDF को टेलीग्राम चैनल में भेज दिया जाए तो वो लोग उसे भी ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है।